Hello, dear students. Myself, KC sir, and I welcome you all to Edvis Learning, Live to Learn. Dear students, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ना, that was the 10th चैप्टर हमारे सिलेबस का. It is magnetic fields due to electric current. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले सीखा था कि हंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ट ने 1820 में ऐसा डिस्कवर किया था कि अगर आपके पास कोई वायर है जिस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो उस करंट पास होने वाले वायर के चारों तरफ, ये वायर है जिसमें से क्या पास हो रहा है, करंट. तो करंट पास होने वाले वायर के चारों तरफ ना स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. ऐसा हंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ट ने डिस्कवर किया था कि इफ यू हैव अ वायर एंड वायर में से करंट पास हो रहा है तो वायर के चारों तरफ ना स्टूडेंट्स क्या डेवलप हो जाएगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड. एंड वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास अगर कोई बाजू में रखा हुआ है तो उस कंपास को डिफ्लेक्ट करता है. ऐसा हंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ट ने ऑब्जर्व किया था. फिर स्टूडेंट्स हमने ये सीखा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वायर के चारों तरफ, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है. आपको याद आ रहा है राइट हैंड थंब रूल? तो राइट हैंड थंब रूल में स्टूडेंट्स हमने ये बोला था कि अगर ऐसा हमारे पास एक वायर है एंड इस वायर में करंट आई पास हो रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में स्टूडेंट्स हम ऐसा कहते हैं कि राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करो. तो अगर आपका थंब करंट के डायरेक्शन में अलाइंड है तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होगा वो कर्ल्ड फिंगर्स ना स्टूडेंट्स आपको बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से मिल जाता है. बराबर. चलो लास्ट टॉपिक ना स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया था वाज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि चार्ज को तुमने रखा कौन से फील्ड में. अगर स्टूडेंट्स आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे लगने वाला फोर्स इज Q इंटू ई. एंड अगर आपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पे लगने वाला फोर्स इज Q V बार क्रॉस B बार. तो अगर चार्ज को दोनों फील्ड एक साथ एक्सपीरियंस हो, मतलब कि चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड अगर एक साथ चार्ज एक्सपीरियंस यानी महसूस कर सके तो चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो ये दोनों फोर्स का एडिशन होगा. ये चीज को स्टूडेंट्स लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार सोचा था. सो दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स. बराबर स्टूडेंट्स. अब इस कंसेप्ट पे ना स्टूडेंट्स के चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स Q इंटू ई लगता है एंड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स QV भी साइन थीटा लगता है. हम आज सीखने वाले हैं साइक्लोट्रॉन. क्या सीखने वाले? साइक्लोट्रॉन. तो स्टार्ट करते हैं. साइक्लोट्रॉन स्टूडेंट, साइक्लो का मतलब होता है साइकिल. साइकिल मतलब बार बार गोल गोल चक्कर काटना. बार बार अगर कोई चीज गोल गोल चक्कर काट रहा है तो उसको बोलते हैं साइकिल. साइकिल से आता है साइक्लो. फिर आप देख सकते हो ट्रॉन. ट्रॉन मतलब स्टूडेंट्स चार्ज. ट्रॉन इज चार्ज. इलेक्ट्रॉन तो चार्ज. वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ चार्ज. तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं, चार्ज को गोल गोल घुमाते हैं. बट एक चीज एकदम दिमाग में आप फिट कर लो कि जो चार्ज होगा जिसको गोल गोल घुमाएंगे दैट शुड बी कंपल्सरीली अ पॉजिटिव चार्ज. बहुत इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव चार्ज को साइक्लोट्रॉन से हम गोल गोल नहीं घुमा सकते. देयर इज अ रीजन, वो हम साइक्लोट्रॉन के एंड में आपको बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज को क्यों साइक्लोट्रॉन से घुमाया नहीं जा सकता है. बट आई वांट यू ऑल टू बी वेरी क्लियर विथ दिस कि केवल पॉजिटिव चार्ज को ही साइक्लोट्रॉन में गोल गोल घुमाया जा सकता है. चाहिए तो ये ना नोटबुक में नोट करके रखना कि साइक्लोट्रॉन कैन एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज. साइक्लोट्रॉन कैन एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज. ओनली पॉजिटिव चार्ज को साइक्लोट्रॉन से हम गोल गोल घुमा सकते हैं. शुरू करते हैं. कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है एंड हमने उस चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल को मूव किया सच दैट
चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, अगर हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है एंड वो चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है सच दैट चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स ना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जरा ध्यान से देखो, फिगर को देखो, क्या लिखा है वो बाद में देखेंगे। फिगर को देखो, अगर आपने फिगर को देखा तो ये क्रॉस दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो क्रॉस है ना स्टूडेंट्स ग्रीन कलर का, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड क्रॉस है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अच्छी बात है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। मैं बोला ना साइक्लोट्रॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए ही वैलिड है, तो नेगेटिव चार्ज के बारे में सोचना ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्यों वैलिड नहीं है ये एकदम लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो अंदर एंड ऊपर के बीच में 90 डिग्री हुआ ना, हुआ कि नहीं? वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंदर ऊपर हुआ ना 90 डिग्री। सो हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है। तो अगर v इज परपेंडिकुलर टू b, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, अगर ऐसा हो जाए देन स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऐसा है कि चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स दिस फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से हमारा चार्ज जो ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखा रहा है वो चार्ज वास्तविकता में ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज पे फोर्स लगा अंदर के डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके चार्ज पे लगने वाला जो वेलोसिटी है वो ऐसे अंदर के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। चार्ज जाना चाहता था ऊपर, लेकिन फोर्स लगा अंदर के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अंदर के डायरेक्शन में ऐसा बेंड हो जाएगा। वापस से स्टूडेंट्स इधर भी चार्ज पे अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फिर से स्टूडेंट्स आपका वेलोसिटी अंदर के डायरेक्शन में बेंड होगा। वापस से चार्ज पे अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो चार्ज का वेलोसिटी अंदर के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। इधर भी फोर्स देखो इनवर्ड लग रहा है, तो ये वेलोसिटी फिर से अंदर के डायरेक्शन में ऐसा बेंड हो जाएगा। यानी कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स आपका चार्ज गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। ये हमारा कंसेप्ट है। अगर स्टूडेंट्स मैं ये कंसेप्ट को समराइज करना चाहूं तो समराइज करके मैं ये कहेगा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चार्ज का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, देन जो फोर्स है चार्ज पे लगने वाला फोर्स दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर पाथ। मतलब कि स्टूडेंट्स चार्ज पे लगने वाला फोर्स ना वास्तविकता में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये कब होगा स्टूडेंट्स? जब आपका चार्ज पे लगने वाला वेलोसिटी एंड चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। चार्ज का वेलोसिटी, चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो चार्ज एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से स्टूडेंट्स चार्ज विल मूव इन अ सर्क्यूलर पाथ। चार्ज एक सर्क्यूलर पाथ पे मूव करेगा। ठीक, वेरी गुड। अब ना स्टूडेंट्स हम ऐसे कहेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज्ड पार्टिकल पे लग रहा है वो एक ऐसा फोर्स देगा चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर जिसके वजह से द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर के डायरेक्शन में, तो आपका चार्ज विल स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कल। यहां तक तो हमको समझ में आया।
मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, क्या आपको याद आ रहा है कि उस फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वीबी साइन थीटा, बराबर क्यू वीबी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्रॉस क्या है? ये क्रॉस सब मैग्नेटिक फील्ड है, बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पे जो फोर्स लगाया दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है एंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना? 1। तो हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का वैल्यू ना स्टूडेंट्स हो जाएगा क्यू वी बी इंटू साइन 90 कितना है? तो 1 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये फोर्स हमेशा स्टूडेंट्स सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, हमेशा। तो अगर हमेशा ये फोर्स सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो स्टूडेंट्स कैन आई से कि ये जो फोर्स है ये एक्चुअली में एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री यानी सेंटर, पिटल यानी टूवर्ड्स, सेंटर के टूवर्ड्स जाने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। किधर सीखा है? रोटेशनल डायनामिक्स, फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। क्या सीखा है कि ऐसा फोर्स जो सेंटर के डायरेक्शन में होता है उसको हम हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्री यानी सेंटर, पिटल यानी टूवर्ड्स, फोर्स यानी फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना मिला स्टूडेंट्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको मिला QVB, बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या फॉर्मूला होता है? mv²/r। तो mv²/r इज इक्वल्स टू QVB। एक v ऐसे कट जाएगा, 1 v विल बी कैंसल्ड आउट लाइक दिस। तो ना स्टूडेंट्स हमको मिलेगा देयरफॉर m इंटू v इज इक्वल्स टू q इंटू b इंटू r। दिस इज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। दिस स्टूडेंट्स इज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। साइक्लोट्रॉन में हमेशा इस फॉर्मूला को बार बार यूज किया जाएगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट दिस फॉर्मूला डाउन। आप अपने नोटबुक में ये नोट करके रखो, क्योंकि बार बार इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। नोटबुक में नोट करके रखो, mv इज इक्वल्स टू QBR। mv इज इक्वल्स टू QBR, ठीक है ना। व्हाट इज m स्टूडेंट्स? m इज द मास ऑफ दिस चार्ज, चार्ज का मास है। व्हाट इज v? चार्ज का वेलोसिटी। व्हाट इज q? चार्ज का चार्ज, कि वो चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का है, चार्ज। b क्या है? तो b है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, दैट इज b। एंड r क्या है स्टूडेंट्स? तो r है चार्ज के सर्क्यूलर पाथ का रेडियस, कि चार्ज जिस सर्क्यूलर पाथ में घूम रहा है उस सर्क्यूलर पाथ का रेडियस, दैट इज r। लर्न कर लो एंड ये नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो ना स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटर। पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटर, ये मैंने आपको बोला कि आप ये याद रखो कि इट कैन एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? तो ये बाद में पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है साइक्लोट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटर है, ठीक है। अब कैसा है ना स्टूडेंट्स, ये साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट किया गया था बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। कौन से साल में? 1934। हंस क्रिश्चियन ओयस्टर ने यह देखा था कि करंट कैरिंग वायर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कौन से साल में? कौन से साल में? 1820 में हंस क्रिश्चियन ओयस्टर ने यह देखा कि तार में से करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बहुत साल बाद 1934 पे लिविंगस्टन एंड लॉरेंस ने इन्वेंट किया साइक्लोट्रॉन को न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। चलो ये स्टूडेंट्स हमारा ना कंस्ट्रक्शन है, मतलब साइक्लोट्रॉन ऐसा दिखता है एंड ये हम लोगों को अभी स्टडी करना है कि इसमें बेसिकली क्या है। कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो साइक्लोट्रॉन में पहले तो आपको दिख रहा है ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स दिख रहा है आपको। ये जो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है ना स्टूडेंट्स, इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। अच्छा, फिर ना स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे ये ग्रे कलर का स्ट्रक्चर देखो, ये स्टूडेंट्स होता है हॉलो सेमी सर्क्यूलर मेटल बॉक्सेस। हॉलो सेमी सर्क्यूलर मेटल बॉक्सेस, मतलब ये एक मेटल का बॉक्स है, ये एक मेटल का बॉक्स है, टोटल 2 मेटल का बॉक्स है। कैसा ना स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान से देखा ये मेटल का बॉक्स इंग्लिश का कौन सा लेटर जैसा दिख रहा है? सेमी सर्क्यूलर मेटल बॉक्स, सेमी सर्क्यूलर मेटल बॉक्स, ये ऐसे 2 सेमी सर्क्यूलर मेटल बॉक्स है, ये इंग्लिश का कौन सा लेटर जैसा दिख रहा है? शाबाश, दिस लुक्स लाइक लेटर डी, लेटर डी। तो इस वजह से ना स्टूडेंट्स हमने इन दोनों सेमी सर्क्यूलर मेटालिक बॉक्सेस को मेटालिक डीज कहा, मेटालिक डीज कहा, मेटालिक डीज। तो हमारे पास क्या है? 2 मेटालिक डीज है, तो डी शेप्ड हॉलो मेटल बॉक्सेस, तो दीज आर कॉल्ड एज मेटालिक डीज, मेटालिक डीज। अच्छा, 2 मेटल डीज के बीच में ना गैप होता है, एंड उस गैप में ना हम उस पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं जिस पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना है। हमें जिस पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करना है वो इन दोनों मेटल डीज के बीच में होता है। यहां तक समझ में आया? सबसे पहले क्या बोला? 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स है, एंड फिर हमने क्या किया? इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में ऐसा 2 मेटालिक डीज रखा, मेटालिक डीज के बीच में हमने उस पॉजिटिव चार्ज को रखा जिसे एक्सेलरेट करना है। बोलो क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे 2 मेटल डीज है ना, इन दोनों मेटल डी को हम एक वेरी पावरफुल ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, वेरी पावरफुल ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों मेटालिक डीज को ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स ऑसिलेटर, मतलब कि ये जो डिवाइस है ना वो बार बार पीरियोडिकली आपके इन दोनों मेटल डीज के पोलैरिटी को रिवर्स करता जाएगा। मतलब कि अगर ये वाला जो लेफ्ट वाला डी है ना, इसको D1 कहेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस पूरे स्टडी के दरमियान, एंड जो राइट वाला है ना इसको बोलेंगे D2। तो इनिशियल स्टूडेंट्स अगर इस ऑसिलेटर ने D1 को प्लस किया एंड D2 को माइनस किया, तो आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम हमारा ये ऑसिलेटर ना D1 एंड D2 के पोलैरिटी को स्वाइप कर देगा, D1 एंड D2 के पोलैरिटी को स्वाइप कर देगा, मतलब कि हमारा ऑसिलेटर D1 को माइनस कर देगा एंड D2 को प्लस कर देगा। क्लियर है? ऑसिलेटर का काम क्या है कि वो पीरियोडिकली D1 एंड D2 के पोलैरिटीज को चेंज करता जाएगा। बराबर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम लोग स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देख रहे तो यहां पे फिगर में देखो, ये आपका वो ऑसिलेटर है, दिस इज दैट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो पीरियोडिकली D1 एंड D2 के पोलैरिटीज को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा ऑसिलेट करता जाएगा। आपके एक डी में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, एंड हम उस ओपनिंग को स्टूडेंट्स विंडो कहते हैं, विंडो। उस विंडो में से फाइनली हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट होके शूट आउट हो जाता है, एंड फाइनली वो जो चार्ज है जब वो विंडो से शूट आउट होता है तो वो जहां पे जाके टकराता है उसको हम कहते हैं टारगेट। जहां पे जाके स्टूडेंट्स वो टकराएगा उस जगह को हम कहते हैं टारगेट। क्लियर है? तो ना स्टूडेंट्स हम ऐसा कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ हॉलो मेटल सिलेंडर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन में वो हॉलो मेटल सिलेंडर को हमने डिवाइड किया एंड उनको हम कहते हैं डीज। द मेटल सिलेंडर्स आर कॉल्ड एज डीज, एंड डीज का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो डीज का नाम है, एक का नाम है D1 लेफ्ट वाले का, एंड राइट वाले का स्टूडेंट्स नाम है D2। तो इस तरह से D1 एंड D2 इस तरह से हमने उसको नाम दिया है। नाउ दे आर एनक्लोज्ड इन अ इवैक्यूएटेड चेंबर, एक वैक्यूम चेंबर के अंदर D1 एंड D2 को हमने एनक्लोज करके रखा है। द डीज आर केप्ट सेपरेटेड एंड द सोर्स ऑफ आयन, मतलब पॉजिटिव आयन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द गैप। तो D1 एंड D2 के गैप के बीच में इधर एट द सेंटर, इधर एट द सेंटर हमने पॉजिटिव सोर्स ऑफ चार्ज को रखा, कोई तो पॉजिटिव चार्ज को रख दिया बिटवीन द 2 डीज। ठीक है?
नाउ जैसा आप देख सकते हो, ये जो हमारे डीज है, ये डीज को हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखा है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में वी हैव केप्ट द डीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि हमारा साइक्लोट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ना स्टूडेंट्स दो है। साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स, ठीक है। बाय द वे, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड आप देख सकते हो कि यहां पे आपके मेटल डीज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से स्टूडेंट्स ये येलो कलर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप ये देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपके डीज से परपेंडिकुलर है। डीज आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके डीज के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। अगर आप देखो तो ये जो हमने ब्लू कलर के अटैचमेंट्स लगाए हैं, तो दिस इज कनेक्टेड टू अ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करेगा? पीरियोडिकली D1 एंड D2 के पोलैरिटी को स्वाइप करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? पहला स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सेलरेट्स अ चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब अगर हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है एंड उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। चार्ज पार्टिकल पे स्टूडेंट्स फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से? Q इंटू ई। Q इंटू ई ना, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो इस Q इंटू ई के फोर्स के वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2 स्टूडेंट्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में गोल गोल घूमेगा अगर चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। अगर आपका चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ही चार्ज पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा देगा एंड उस सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से स्टूडेंट्स चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। अगर आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाया, चार्ज पार्टिकल के मूव होने का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल सर्कल में घूमेगा। ऑन दीज टू प्रिंसिपल्स साइक्लोट्रॉन वर्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। तो कैसा है ना, ये आपके दोनों मेटेलिक डीज है एंड द टू डीज आर कनेक्टेड टू ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पीरियोडिकली आपके D1 एंड D2 के पोलैरिटीज को स्वाइप करेगा एंड दिस डॉट दैट यू कैन सी इज द पॉजिटिव चार्ज। ये वो चार्ज है स्टूडेंट्स जिसको हमें एक्सेलरेट करना है। तो हमने ऐसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल एंड ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा कब? जब ये चार्ज पार्टिकल दोनों डी के बीच में गैप में है तब। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, येलो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके ये दोनों मेटल डी के बीच में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स दो मेटल प्लेट्स के बीच में लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल इधर ही इन दोनों डीज के बीच में इसी जगह में एक्सेलरेट होगा। बिटवीन द टू डीज द चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, चलो। तो ऑसिलेटर स्टूडेंट्स जैसा मैंने बोला पीरियोडिकली दोनों डीज के पोलैरिटी को रिवर्स करता जाएगा। एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। पीरियोडिकली पोलैरिटी ऑफ द टू डीज विल बी रिवर्स्ड बाय द ऑसिलेटर। ठीक है, ये आपके क्या है? तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, द टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये आपके डीज है, हॉलो मेटल सिलिंडर्स। एंड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट से ये येलो कलर का जो लाइंस आपको दिख रहा है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द टू डीज आर कनेक्टेड टू ऑसिलेटर जो पीरियोडिकली D1 एंड D2 के पोलैरिटीज को स्वाइप करता जाएगा। ठीक है, द डीज आर प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में D इज प्लेस्ड। नाउ ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो D के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है।
तो आपका डी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, द डी इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स वर्टिकल प्लेन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डी से परपेंडिकुलर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड डी से परपेंडिकुलर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ना स्टूडेंट्स हम ये दोनों डीज का टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे द टू डीज। सो लेट्स सी द टॉप व्यू ऑफ द टू डीज। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ये D1 है, ये D2 है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो दिख नहीं रहा है, और इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो दिख नहीं रहा है। बस वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ऐसे बाहर निकलते हुए दिख रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज दैट, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वैसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, ओके। दिस इज द D1D एंड दिस इज योर D2। ठीक है, इनिशियली हमने ऐसे मान लिया कि हमारा D1 स्टूडेंट्स नेगेटिव पोलैरिटी पे एंड हमारा D2 पॉजिटिव पोलैरिटी पे है, ऐसा हमने स्टार्टिंग में मान लिया। पीरियोडिकली बार बार D1 एंड D2 का पोलैरिटी चेंज होगा ड्यू टू द ऑसिलेटर। स्टार्टिंग में ऐसा मानते हैं कि D1 नेगेटिव पोलैरिटी पे है एंड D2 हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी पे है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो D1 नेगेटिव पोलैरिटी पे एंड D2 पॉजिटिव पोलैरिटी पे। क्या तुम समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स कि अगर D2 पॉजिटिव पोलैरिटी पे है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रेड कलर के जो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस दिख रहे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस D2 से D1 की ओर होगा। द इलेक्ट्रिक लाइन विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम D2 टुवर्ड्स D1। तो ये रेड वाले जो एरोज दिख रहे दे आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किधर से किधर है? D2 से D1। पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि उस पर Q इंटू E अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड D1 की ओर जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज भी D1 की ओर एक्सेलरेट होता है। आपका पॉजिटिव चार्ज जो बीच में था स्टूडेंट्स, वो D1 के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज D1 के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है क्योंकि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। एक चीज आप याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक हॉलो मेटल कंटेनर है, हॉलो मेटल कंटेनर कोई भी शेप का, पर वो मेटल कंटेनर हॉलो है स्टूडेंट्स, हॉलो, तो हॉलो मेटल कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हॉलो मेटल कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। अगर हमारे पास एक हॉलो कंटेनर है तो उस हॉलो कंटेनर को चार्ज किया तो चार्जेस ना स्टूडेंट्स कंटेनर के सरफेस पे होगा, चार्जेस कंटेनर के सरफेस पे होगा, तो कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये D1 के अंदर 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू D1 के अंदर 0, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारे D2 के अंदर भी 0 होगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड D1 0, इनसाइड D2 0, दोनों D1 एंड D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने ये सीखा है कि इफ यू हैव अ हॉलो कंटेनर, तो हॉलो कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये हॉलो कंटेनर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। D2 भी हॉलो कंटेनर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स सिर्फ D1 एंड D2 के बीच का जो गैप है उस गैप पे होगा। प्लीज रिमेंबर दैट, अच्छी बात है। तो ना स्टूडेंट्स हम ऐसा कहेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से D1 के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ एंड D1 के साइड में आ गया। यहां तक समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? D1 के साइड में आ गया। हम ना थोड़ा अंदर से देख रहे हैं इसको, आप समझने का कोशिश करो कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक लाइंस है वो आपके D के अंदर तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस देखो D के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि D के अंदर ये D1 था वो D2 था, तो D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। तो आपके D के अंदर ना स्टूडेंट्स केवल एक ही फील्ड है, वो है ये येलो वाले मैग्नेटिक फील्ड। एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपके चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, अगर चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हुआ तो डू यू रिमेंबर कि तुम्हारे चार्ज पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एंड उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तुम्हारा चार्ज क्या होगा? सेमी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्योंकि द चार्ज विल नाउ एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल फोर्स। धीरे धीरे देखते हैं। गॉस लॉ के अनुसार
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंडक्टर के अंदर 0 होता है। तो अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, तो इसका मतलब D2 के अंदर एंड D1 के अंदर E का वैल्यू 0, तो वो है नहीं। सो इनसाइड द मेटालिक D, द चार्ज इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड, जो ये पीला पीला लाइंस से आपको दिख रहा है। तो मेटल D के अंदर चार्ज के ऊपर सिर्फ येलो येलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? जरा ध्यान से देखो, ये येलो वाले मेटल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लग रहे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स ऊपर लग रहे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस येलो येलो वाले किधर लग रहे? ऊपर जा रहे ना। हम लोगों ने टॉप व्यू से देखा ना, तो ऊपर था ना आपका बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रहे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऊपर। चार्ज किधर जा रहा है? चार्ज किधर जा रहा है? सीधा। तो क्या तुम समझ पा रहे कि चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है? वेरी गुड। चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो अगर स्टूडेंट्स चार्ज पे वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि चार्ज पे लगेगा ऐसा फोर्स जो सेंटर के डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चार्ज पे क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से स्टूडेंट्स चार्ज अभी ऐसा सीधा ना जाते हुए चार्ज ऐसा टर्न लेके वापस गैप पे आ जाएगा। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज is perpendicular to the magnetic field, so the charge will experience a centripetal force, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। सेंटर की ओर डायरेक्टेड वाला फोर्स चार्ज पे लगेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? चार्ज ऐसा टर्न खाके बीच में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चार्ज बीच में आ जाएगा। अब ऑसिलेटर अपना काम करेगा। ऑसिलेटर स्टूडेंट्स D1 एंड D2 के पोलैरिटी को ना स्वाइप कर देगा। तो ऑसिलेटर ने D1 एंड D2 के पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर दिया, मतलब स्टूडेंट्स आपका D1 अभी प्लस हो जाएगा एंड आपका D2 माइनस हो जाएगा। अभी ऑसिलेटर का काम है। तो व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल रीचेस द गैप, जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल गैप पे पहुंचता है, द ऑसिलेटर स्वाइप्स, घुमा देता है द पोलैरिटी ऑफ द टू डीज। दोनों डी के पोलैरिटी को ऑसिलेटर रिवर्स कर देगा। जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था किधर? D2 से D1, वह भी ये पोलैरिटी रिवर्स होने के वजह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार। सी, क्या आप अभी देख पा रहे हो कि आपका ये वाला जो D1 था वो पॉजिटिव हो चुका है एंड आपका D2 वो नेगेटिव हो चुका है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका एंड दोनों डी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से स्टूडेंट्स चार्ज ना एक्सेलरेट होगा। चार्ज ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक्सेलरेट होगा, तो तुम्हारा चार्ज एक्सेलरेट होके दौड़ते हुए D2 की ओर जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट्स चार्ज का वेलोसिटी बढ़ेगा। चार्ज का वेलोसिटी बढ़ेगा जब तुम्हारे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगेगा, तो चार्ज उस डायरेक्शन में दौड़ेगा टुवर्ड्स D2, तो चार्ज का वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो, तो ये वो D1 था जो प्लस हो चुका है, ये D2 है जो माइनस हो चुका है। सो D1 इज नाउ एट पॉजिटिव पोलैरिटी, D2 इज नाउ एट नेगेटिव पोलैरिटी। चार्ज दौड़ा, किधर दौड़ा? टुवर्ड्स D2। फिर से स्टूडेंट्स कहानी वही रिपीट होगा कि तुम्हारा D2 एक हॉलो मेटल कंडक्टर है। अगर स्टूडेंट्स D2 तुम्हारा हॉलो मेटल कंडक्टर है, तो हॉलो मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हॉलो मेटल कंडक्टर के अंदर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब ये रेड वाले जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हॉलो मेटल कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। तो हॉलो मेटल कंडक्टर के अंदर सिर्फ पीला पीला मैग्नेटिक लाइंस है एंड ये पीला पीला मैग्नेटिक लाइंस आपके चार्ज से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। अगर स्टूडेंट्स आपका पीला पीला मैग्नेटिक लाइंस चार्ज के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, तो क्या तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे चार्ज पे वापस सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा? वापस। तो वापस अगर तुम्हारे चार्ज पे इस D2 के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से वापस से स्टूडेंट्स आपका चार्ज यू टर्न खाके गैप पे आ जाएगा। देखते हैं। द चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेटेड, दौड़ता है टुवर्ड्स D2
तो तुम्हारे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ता है। तो वेलोसिटी बढ़ चुका है क्योंकि वो d2 की ओर एक्सेलरेट हुआ। अब d2 के अंदर घुस गए, अगर हम d2 के अंदर घुस गए तो फिर से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेड वाले तो खत्म हो चुके हैं। तो d2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं, केवल पीला पीला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो, ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है, चार्ज का वेलोसिटी सीधा, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, वापस से पॉजिटिव चार्ज पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो तुम्हारा चार्ज यूं टर्न खाके वापस गैप पे आ जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होगा, इनसाइड d2 द चार्ज वापस एक्सपीरियंसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उस सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से आपका चार्ज फिर से टर्न लेके गैप के बीच में आ जाएगा। आपको याद है मैंने आपको बोला था साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला था mv इज इक्वल्स टू QBr। तुमको बोला था कहीं पे तो नोट करके रखो नोटबुक में, है कि नहीं? तो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग दैट r इज इक्वल्स टू QB नीचे, तो r इज इक्वल्स टू mv अपॉन QB। ये फॉर्मूला में आपको दिख रहा है कि r का कलर एक है, v का कलर एक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि तुम्हारा जो r है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब कि स्टूडेंट्स जैसे ही चार्ज का वेलोसिटी बढ़ता है, जैसे ही स्टूडेंट्स चार्ज का वेलोसिटी बढ़ता है, वो जो सर्कुलर पाथ है ना, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ता है। अगर चार्ज का वेलोसिटी बढ़ा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि पहली बार हमारे चार्ज ने जो टर्न लिया था तब उसका वेलोसिटी कम था, तो तभी सर्कुलर पाथ का रेडियस छोटा था। जब चार्ज सेकेंड टाइम टर्न लेता है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो उसका रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए। विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी चार्ज का द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ शुड इंक्रीज। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। जैसे ही तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज करे, चार्ज्ड पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसे ही चार्ज का वेलोसिटी बढ़ा, सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ना चाहिए। सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ना चाहिए क्योंकि चार्ज का वेलोसिटी बढ़ा। अगर चार्ज का वेलोसिटी बढ़ेगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ना स्टूडेंट्स, एवरी टाइम, हर बार, एवरी टाइम जब चार्ज पार्टिकल गैप पे पहुंचता है, दो डीज के बीच में गैप पे पहुंचता है, एसी ऑसिलेटर पोलैरिटी को स्वाइप कर देता है। एंड एसी ऑसिलेटर पोलैरिटी को स्वाइप करने के वजह से हर बार चार्ज क्या करता है, एक डी से दूसरी डी की ओर दौड़ते हुए जाता है। D1 से D2 की ओर दौड़ते हुए जाएगा। सेमी सर्कुलर पाथ में जब वापस गैप पे आया, पोलैरिटी रिवर्स, तो अब चार्ज D2 से D1 की ओर दौड़ते हुए आएगा। D1 के अंदर फिर से सेमी सर्कुलर पाथ में गैप पे आया, पोलैरिटी रिवर्स, चार्ज दौड़ेगा टुवर्ड्स D1। तो D1 से D2, D2 से D1, D1 से D2, D2 से D1, इस तरह से चार्ज बार बार एक डी से दूसरा डी दौड़ते जाएगा। पूरा पाथ ऐसा दिखता है। अगर आप ध्यान से देखो, चार्ज पहले बीच पे था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दौड़ के दूसरे डी के पास आया, फिर सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दौड़ के दूसरे फील्ड पे चला गया, दूसरे डी के अंदर वापस मैग्नेटिक फील्ड से सेमी सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड से दौड़ के आ गया। एंड इस तरह से स्टूडेंट्स चार्ज इज परफॉर्मिंग अ स्पाइरल पाथ। आप देख सकते हो कि हर बार चार्ज का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, v इज इंक्रीजिंग, तो r शुड आल्सो इंक्रीज। तो देखो, पहले चार्ज का रेडियस छोटा, बाद में बड़ा, बाद में और बड़ा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज का रेडियस भी बढ़ते रहता है। सो द पाथ इज स्पाइरल। फाइनल स्टूडेंट्स, विंडो में से चार्ज निकल जाएगा। बराबर। साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? तो साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स mv इज इक्वल टू QBr। तो यहां से ना मेरे को t मतलब टाइम पीरियड, एक बार चक्कर काटने का कितना टाइम लगेगा वो मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड, एक चक्कर, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर पाथ ने एक चक्कर काटा तो डिस्टेंस कितना है? 2πr। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये वाला डिस्टेंस बहुत ही कम है, सो आई कंसीडर दिस टू बी वन सर्कल। तो एक सर्कल का डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय v। v कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? तो v इधर से मिलेगा, कितना मिलेगा? mv इज इक्वल्स टू QBr, मतलब कि v विल बी इक्वल्स टू
क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, तो वो v को स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो जब आपने v को डाला तो आपको ऐसा मिला। तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, आपका आर आर कैंसिल हो गया, तो योर टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल आपको फ्रीक्वेंसी देगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, जो चार्ज घूम रहा है ना, उस चार्ज के घूमने का फ्रीक्वेंसी यानी प्रति सेकंड, एवरी सेकंड जो चार्ज के घूमने का फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस ना स्टूडेंट्स इतना है 1/t, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। हम लोग ना स्टूडेंट्स जो बाहर का ऑसिलेटर है, उसके ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को ये चार्ज के घूमने के फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करके रखते हैं, ताकि एवरी टाइम हमारा चार्ज गैप पे पहुंचे ना, ऑसिलेटर पोलैरिटी को रिवर्स कर दे एंड चार्ज दूसरे डी की ओर दौड़ के जा सके। तो हमारा ये जो ऑसिलेटर होगा, जो D1 एंड D2 के पोलैरिटी को बार बार रिवर्स करेगा, उस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी चार्ज के गोल गोल घूमने के फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून्ड इन होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा। ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी चार्ज के घूमने के फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगा। एक छोटा सा चीज सोचो, अगर आपने ये चार्ज को नेगेटिव सोचा होता, नेगेटिव चार्ज सोचा होता, तो तुम जानते हो नेगेटिव चार्ज का मास बहुत कम होता है। नेगेटिव चार्ज का मास होता है 10⁻⁻31। तो अगर नेगेटिव चार्ज का मास बहुत कम होता है, तो मास कम होने के वजह से ना स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता, यूं फटक से घूमता। कौन? नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज फटक से घूमता, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता, तो हमारे एसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार चार्ज घूम के आएगा, एसी ऑसिलेटर को पोलैरिटी रिवर्स करना है। इतना हाई फ्रीक्वेंसी का एसी ऑसिलेटर डिजाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम इतना हाई फ्रीक्वेंसी का एसी ऑसिलेटर डिजाइन नहीं कर सकते जो एक नेगेटिव चार्ज के घूमने के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए। इस वजह से नेगेटिव चार्ज को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज के घूमने का फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम है, वो कम फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ड्यू टू दैट थिंग स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड ओनली टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज एंड नॉट नेगेटिव चार्ज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पे वही चीज लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये जो हमारे अप्लाइड वोल्टेज है, उस अप्लाइड वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी ऐसे ट्यून किया गया कि वो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोल्यूशन के साथ मैच कर जाए। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। बात समझ में आ रहा है? अब कैसा है ना स्टूडेंट्स, जब हमारा चार्ज बाहर निकल जाएगा, चार्ज विंडो से बाहर निकल जाएगा, तो चार्ज का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड वो मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट्स इतना होगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द चार्ज विल कम आउट विल बी दिस मच। ये तुम्हारे साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला से आया। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला यही था ना, mv इज इक्वल्स टू क्यू बी आर। आर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है स्पाइरल पाथ में, तो आर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते फाइनली जब चार्ज बाहर निकला तो इट इज आर एग्जिट। आर एग्जिट, तो आर एग्जिट मतलब द मैक्सिमम रेडियस जब चार्ज निकल गया साइक्लोट्रॉन से, तो यहां से m नीचे जाएगा तो यू विल गेट v। एक बार v मिल गया तो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। v को सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गेट दिस एज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी उस चार्ज का जो बाहर निकला। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल में हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो इतने स्पीड से घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड हमारा चार्ज ना स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो ये जो चार्ज घूम रहा है साइक्लोट्रॉन के अंदर, उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, एंड उस घूमते हुए चार्ज का फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी कितना होगा। रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स, आर इज क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एंड एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये तीन चीजें पूछे। तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने कहा कि वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। हम लोगों को मालूम है कि जो चार्ज घूम रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने को बोला है, तो हमको इलेक्ट्रॉन का मास ही लेना है, जो दिया है क्वेश्चन में वही लेना है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि याद रखना साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड ओनली टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज।
क्वेश्चन में नेगेटिव दिया तो हम नेगेटिव ले रहे। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो रेडियस सर्क्यूलर पाथ का है ये हम लोगों को साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला से मिला है कि नहीं। हमको ये मालूम है कि mv इज इक्वल्स टू QBR, तो यहां से R स्टूडेंट्स हो जाएगा mv डिवाइडेड बाई Q इंटू बी। mv डिवाइडेड बाई Q इंटू बी वही है। m इलेक्ट्रॉन का मास, v उसका वेलोसिटी, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड। सारे वैल्यूज को पुट किया, वी शुड गेट 0.2812 मीटर। 0.2812 मीटर ये रेडियस है सर्क्यूलर पाथ का। फिर स्टूडेंट्स क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन अभी अभी किया, याद है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो हमको क्या मिला था स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल्स टू 1/T एंड 1/T का वैल्यू स्टूडेंट्स था Q इंटू बी अपॉन 2πm। Q इंटू बी अपॉन 2πm। तो यहां पे Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सब्सटीट्यूट किया। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमको दिया है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, सब्सटीट्यूट किया। अपॉन 2 तो 2 है। पाई क्या है? 3.14 एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब स्टूडेंट्स हमने सब्सटीट्यूट किया वी विल गेट 16.97 मेगाहर्ट्ज। 16.97 मेगाहर्ट्ज। लास्ट स्टूडेंट्स क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स अभी अभी जो मैंने आपको बोला, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो हाफ है। मास हमने सब्सटीट्यूट किया, v यानी वेलोसिटी हमने सब्सटीट्यूट किया। वेलोसिटी देखो दी है, सी ये वेलोसिटी है, तो हमने वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट किया। ऑल सब्सटीट्यूटिंग स्टूडेंट्स हमको आंसर मिलता है जूल में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अगर हमको बोला गया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो हम उस जूल वाले आंसर को ना स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। तो इस जूल वाले आंसर को हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया ताकि स्टूडेंट्स आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2.531 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया बात समझ में? तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। इन दिस लेक्चर हमने बेसिकली फोकस किया था साइक्लोट्रॉन पे। तो साइक्लोट्रॉन आप लोग एक बार रिवाइज करना स्टूडेंट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching Edwiz Learning, Live to Learn. All the very best, dear students.